हाय एवरीवन, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम जनरल साइंस का पेपर देखेंगे जो 2014 में हुआ था। 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसके जनरल साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहां पे बहुत सारी वीडियो है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, और जल्द ही हम एसएससी सीजीएल से ही रिलेटेड भी वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? अवरक्त किरणें, द इंफ्रारेड रेज। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। जैसे आपको मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके वातावरण में क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस ग्रीन हाउस गैसों को मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो पृथ्वी के अंदर होती है। ये मान लीजिए ये, ठीक है, दिखाने के लिए बस। और ये आपका सूर्य है और यहाँ से किरणें आ रही है। तो क्या होता है, जब ये पृथ्वी के वातावरण के अंदर आती हैं तो कुछ तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं किरणें। पहला स्टेप क्या होता है, कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ सूर्य से आई किरणें पृथ्वी पर मजबूत तथ्यों जैसे समुद्र और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब समुद्र जो है या पृथ्वी का सतह है, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब ये ऊष्मा उत्पन्न करती है तो ऊष्मा किधर जाती है? अंतरिक्ष की ओर जाती है। लेकिन ऊष्मा का कुछ हिस्सा जो है ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है गर्म बना रहता है। जब वो कुछ हिस्सा जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे तो वो बाद में पृथ्वी को वापस लौट आती है, जिसके वजह से तापमान सेम रहता है। जैसे ठंड के मौसम में हो गया या आपका रात में हो गया, तो इससे जो टेम्परेचर है बना रहता है। और ये जो है टेम्परेचर जो बना रहता है पौधों के वृद्धि में, पौधों के बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अब मनुष्य की वजह से क्या हो रहा है, जैसे बर्निंग कर रहा है, पौधों को काट रहा है, इन सब पौधे सबसे ज्यादा CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही हैं, जब बढ़ रही हैं तो ज्यादा ऊष्मा वो कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो जब ज्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ज्यादा ऊष्मा दे भी रही हैं ये। तो जब ज्यादा ऊष्मा दे रही हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से हमें दिक्कत हो रही है। पृथ्वी का तापमान जितना बढ़ता रहेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तूफान आएगा, रेगिस्तान में बारिश होगा। तो इन सब की प्रॉब्लम से इन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो सूर्य से किरण आती है वो अवरक्त किरणें हैं, द इंफ्रारेड रेज। तो इसका क्या कारण है? इंफ्रारेड रेज। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? देखिए एक वर्ड है फॉक्सिंग। फॉक्सिंग फॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो विंटेज पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं या जो भी होते हैं, उनकी जैसे जैसे उम्र पूरी होती जाती है वो भूरी दिखने लगते हैं। तो भूरा किस लिए दिखने लगते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। देखिए लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होता है, लोहे कलर भूरा हो जाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, जंग लगने के बाद वो भी भूरा हो जाता है और खोखला होने लगता है। उसी तरह कागज सेल्यूलोज से बना होता है, तो इसमें सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण होते हैं, जिसकी वजह से पुरानी किताबों का कागज भूरा दिखने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वारेजिया आयतन में एक संबंधित 3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए एक्वारेजिया को क्या कहते हैं? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिक्सर है HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्रित या सांद्र नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सांद्र रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी सांद्र रहेगा 1:3 के अनुपात में। और इसका मेन प्रयोग जो है सोने को घुलाने में किया जाता है। इसका मेन प्रयोग सोने को घुलाने में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सांद्र HNO3 HCl, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कौन पदार्थ किस किस से मिलके बने हैं, ऐसा मैं अभी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन उसमें से जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को
बल्कि जीव समुदाय में उसके प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णन करता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से जीव के बारे में वर्णन करता है कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, 1 2 3 4 कैसे पूरा जीव, जैसे सबसे पहले घास, फिर घास को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को छोटे जानवर खाते हैं, उनको बड़े। तो ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर आता है, जो उनके भौतिक स्थान के साथ साथ जीव समुदाय और प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है। चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, है तो ये सब अभिलक्षण, लेकिन मूल क्या है? अगर आप श्वास नहीं ले पाएंगे तो न आप प्रजनन की क्षमता रहेगी, न संचालन रहेगा, न खा सकते, मतलब जी ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू ब्रेथ, श्वास लेने की क्षमता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, तो इसके फ्रांसिस भौतिक विज्ञानी 3 लोगों ने मिलकर की थी। एवाइन हेनरी बैक्वेरेल, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हेनरी बैक्वेरेल लगा लेते हैं। तो कौन कौन लोगों ने मिलकर की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, मैरी क्यूरी एंड पियरे, इनके पति थे, क्यूरी ने मिलके, इन तीनों लोगों ने मिलके रेडियो विकिरण की खोज की थी। और इसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1903 में उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। रेडियो एक्टिव, रेडियो विकिरण से तात्पर्य उन कणों से है जो अणु विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरेनियम। निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? ये बहुत सिंपल है, ये तो सभी लोग को पता होगा, आंख से है। देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? आंख से जो है निकट है तो निकट की वस्तु दिखती है वो, और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और इसके समाधान के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? इसके समाधान के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी के बारे में कुछ जान लीजिए जो पूछा जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। पूछा जाता है कौन विटामिन सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो क्या है? विटामिन सी। सेकंड क्या है? ये आसानी से जल में घुल जाता है, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड का यूज जो है स्कर्वी के रोकथाम में किया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का यूज जो है स्कर्वी के रोकथाम में भी किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसपे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन प्रवाहित करने वाला लौह तत्व है। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, और ये एक लौह तत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा होगा। लौह तत्व जो है हीमोग्लोबिन का जरूरी भाग होता है, और लौह मतलब Fe लोहे की कमी की वजह से, या लौह तत्व कह लीजिए, या Fe कह लीजिए, या लोहे या आयरन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया रोग आपको हो जाता है। तो आरबीसी को और क्या बोलते हैं? एर्थरोसाइट्स, ये याद कर लीजिएगा, एर्थरोसाइट्स। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो है 96% होता है, और हिम जिसे आप लोहा करते हैं Fe 4% होता है। और भी इसके बहुत से काम है, जैसे ऑक्सीजन को शोषित कर ये गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है। और जब ये ऑक्सीजन विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है तो वो जाके ब्लड में मिल जाता है। यह ऑक्सीजन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, ब्लड के थ्रू जो है मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, और यही फिर इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है।
तो ये हीमोग्लोबिन का काम था। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने मेनली 3 सिद्धांत दिया था। पहला जीन की अवधारणा, पहला क्या सिद्धांत था? जीन की अवधारणा, जीन के बारे में बताया था। सेकेंड, 1890 में इन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और एक और विकास का सिद्धांत पे इन्होंने दिया है, विकास का सिद्धांत। उत्परिवर्तन के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि सजीव वस्तुओं की मूल आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के बारे में बताया था कि सजीव वस्तुओं की मूल आंशिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उनका पूरा विवरण जो है उन्होंने उत्परिवर्तन के सिद्धांत में दिया था। निम्न वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? देखिए, जो गैसों की सर्वाधिक मात्रा होती है वो कहाँ पे आपकी पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के अंदर जो है गैसों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन जो है 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है और बाकी 1% में सारी गैसें आपकी आती हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होगा? निम्नतर वायुमंडल, द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंपेयर एज नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।